खिलाड़ी के साथ। मैं हूँ सुप्रिया सक्सेना और मेरे साथ हैं जैनब खातून। आज ईद का मौका है तो हमने सोचा कि आज मीठी ईद मनाई ली जाए जैनब के साथ। जैनब भारत बिल्कुल। की एक टॉप पैरा पावर लिफ्टर्स में से एक हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको ईद, और साथ ही बहुत बहुत मुबारक हो एक पावर लिफ्टिंग चैंपियन बनना। वेलकम जैनब। थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्ते। मैं जैनब खातून और आज ईद के लिए आपने विश किया, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जैनब एशियन पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपको पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया तो हाउ डिड इट फील? यस मैम। मैम, वो पल ऐसे थे, एक बार को तो ये लग रहा था कि सब कुछ ये सपने में हो रहा है। कोई लाइफ मतलब लाइफ में कभी गांव के प्रधान से भी ना मिलना और डायरेक्टली फिर पीएम से मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है। और फिर दूसरी बात मैम, पीएम से मिलके यही नहीं कि एक दो बातें हुई, कम से कम 15 मिनट पीएम से बात होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखो, लाखों करोड़ों की दुनिया में हम ही पीएम से मिले, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और उस टाइम ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं, मैं शायद दुनिया में भी नहीं हूँ, सपनों में ही हूँ। तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद गांव के प्रधान के पास जाने की जरूरत पड़ी या गांव के प्रधान आपसे खुद मिलने आए? मैम, गांव के प्रधान क्या, डीएम सर और हमारे इधर के जो विधायक थे, सभी आसपास के गांवों के प्रधान वगैरह सबको, सब लोग मेरे घर पे बधाई देने आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि ऊपर वाले ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। देखिए, ये सब कुछ इतना आसान बिल्कुल नहीं था जैनब, जितनी आसानी से आप बता रहे हैं। हमें इसके पीछे की पूरी कहानी जाननी है। एक मिस्त्री के परिवार से आप आते हैं, एक मैसन फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो किन किन हालातों से आप गुजरी हैं, किन किन हालातों को आपने फेस करके इस मुकाम को पाया है, ये जानना है। मैम, मैं सुबह 4 बजे उठती थी। अपनी फैमिली में मैं बड़ी हूँ, तो मेरी अम्मी को तबीयत खराब रहती थी, उनसे खाना वगैरह नहीं बनाया जाता था, चूल्हे पे खाना बनता था हमारा। तो सुबह 4 बजे उठ के मैं पहले नमाज पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैं घर का खाना, छोटे बहन भाई थे उनका लंच तैयार करती थी। फिर 7 बजे से ही तैयार होके मैं मेरठ स्टेडियम जाती थी। और मेरा गांव रोड से 1 किलोमीटर हटके है। वहां मुझे डेली क्रेचिस से, 2 क्रेचिस से चल के जाती थी मैं पैदल। 1 किलोमीटर डेली मुझे पैदल चलना होता था। फिर वहां से मैं लोकल बस में जाती थी। उस बस में बैठ करके फिर मवाना बस स्टैंड उतरती थी। मवाना बस स्टैंड उतरने के बाद ये होता था कि रिक्शे वाले स्टेडियम तक के 10 रुपए लिया करते थे। तो मुझे लगता था कि ये 10 रुपए कहीं बच जाएंगे तो मेरी डाइट में काम आएंगे। उस टाइम मैं थोड़ा बचत भी बहुत कर लेती थी। 5-5 रुपए बचा के मैंने ये सब किया। तो मैं क्या करती थी, 200 मीटर स्टेडियम है बस स्टैंड से, तो मैं वहां भी पैदल चलती थी कि मेरा थोड़ा वार्म अप हो जाएगा उससे, चलने से। और फिर उसके बाद जब 2 घंटे प्रैक्टिस करती थी, फिर सेम वही होता था, घर आती थी। और अब्बू जी का इतना कुछ वो नहीं था, मेरे पापा मिस्त्री का काम करते थे। तो महंगाई के जमाने में बड़ा मुश्किल होता है फैमिली को चलाना, और सभी की पढ़ाई लिखाई भी होती है, बहन भाइयों की। तो फिर मैं आके घर पे सिलाई भी करती थी। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मुझे सिलाई करनी होती थी, क्योंकि डाइट का खर्चा निकालना होता है। ऐसे ही मैम क्या सफर बात है। चलता चला गया। कभी कभी मैं, ज्यादा गर्मी हो जाती थी, 12 बज जाते थे लौटते टाइम, तो कभी ठोकरें खा के गिर भी जाती थी क्रेचिस से चलते टाइम। कई बार मेरे कपड़े भी फट गए थे, जब सड़क पे गिर जाते हैं उससे, बजरियों से, ऐसा होता था। और आज एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं, बहुत ज्यादा लग्जूरियस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें तो इस बेहतर जिंदगी के लिए आप किसको सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? मैम देखिए, सबसे पहले शुक्रिया मेरी फैमिली का कि उन्होंने मुझे अपने आप को भुनाने का मौका दिया। सेकंड नंबर मेरा कोचिस का आता है, जेपी सिंह सर का, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे आसमान तक ले जाने का काम किया। फिर उसके बाद मैम, भारत सरकार का भी बहुत योगदान है मेरी कामयाबी में।
ज़ैनब, हमें आप पर गर्व है। बिल्कुल भी, ये मैं समझ सकती हूँ, ये खुशी के आँसू हैं, और ज़रूर बहने दीजिए इन्हें, क्योंकि जब यू टेक योर मोमेंट, यू टेक योर मोमेंट, आराम से, कोई बात नहीं। आज जेपी सिंह जी से सुबह बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था वो आप ही के घर आ रहे हैं। जी, वो मेरे घर पे मुझे बधाई देने आए थे और जी। टाइम मेरे साथ में बिता के भी गए हैं। आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब भी मुझे बता के गए हैं। आगे का सफर अभी लंबा है, मुझे ओलंपिक तक जाना है। क्या बात है! तो इसका कोटा आपने क्वालिफाई करा है, या अभी कोटा के लिए फिर से कोई क्वालिफाइंग राउंड होना है? मैम अभी मेरा जो हम टूर वगैरह जाता है हमारा, बाहर जाते हैं खेलने के लिए, वो सब भारत सरकार पे करती है। हमारा घर से कुछ नहीं लगता, हमें तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। बिल्कुल। तो आप की क्या तैयारियां चल रही हैं ज़ैनब? किस तरीके से आप लगी पड़ी हैं इन पैरालंपिक्स की तैयारी में? जी मैम, अभी 30 रमजान होते हैं, मैंने एक रमजान भी नहीं छोड़ा है। बराबर मैंने इबादत भी की है और मैं डेली जिम भी जाती हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं मिस करती। क्योंकि मेरे को 2028 का जो ओलंपिक है उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना मेरा सबसे बड़ा सपना है। बिल्कुल, और आपको पक्का मैं कहती हूँ कि आप ऐसे ही लगी रहिए। देखिए, भगवान का आशीर्वाद आप पे रहेगा और आप ज़रूर मेडल लेकर आएँगी। मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में आपके फादर का जो रोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 6 साल की उम्र में जब आपको एक पार्शियल पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वज़ह से आपका हिलना-डुलना तक मुश्किल हो गया था, तो उसमें उन्होंने जी। आपको ग्रेजुएशन तक करा दिया, तो वो क्या एक सफ़र रहा, मुझे बताइए? मैम ये होता था जब मुझे डिसेबिलिटी हुई, तो उस टाइम मेरे पापा गाड़ी चलाते थे मिट्टी की। उसमें 200-300 रुपए मिलते थे मेरे अब्बूजी को। तो मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। मेरी मम्मी मेरे पापा रात को कमाते थे और दिन में मुझे दिखाने लेके जाते थे। कोई कहीं भी बताता था कि वहाँ से आपकी बेटी ठीक हो सकती है, वहाँ लेके जाइए। कोई इंडिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ मेरे मम्मी-पापा मुझे दिखाने के लिए नहीं लेके गए। और कभी-कभी ऐसा होता था जब मैं बड़ी हुई, एजुकेशन मेरी पापा के कंधों से हुई, पापा छोड़ के आते थे, फिर उधर से कोई भी मुझे पहले चल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी मेरी। मैं बैठ-बैठ के, सरक-सरक के चलती थी। तो उस टाइम मुझे ले जाने वाला और लाने वाला कोई ना कोई चाहिए था, गाँव से थी, तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी हमारे पास में। तो कोई पड़ोसियों के बच्चे होते थे, मेरे फ्रेंड्स होते थे, कोई कभी कोई अपनी पद्दी पे बिठा के लाता था मुझे, कभी कोई इस तरीके से मेरा सफ़र होता था। पापा सुबह मुझे स्कूल छोड़ के काम करने जाते थे, अगर काम नहीं करते, तो फिर घर की दिक्कतें आती। तो ये सारा सब कुछ मेंटेन करके चलते थे और जैसे-जैसे मैं बड़ी होती चली गई, मुझे मेरे मम्मी-पापा मेरा साथ छोड़ते चले गए। मतलब मुझे ये लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं जाते। 1-2 जगह मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी कहीं आने-जाने में, क्योंकि हमारे यहाँ से लोकलें बस जाती हैं, वहाँ उसमें बदतमीज़ी करते हैं लोग, उल्टा-सीधा बोलते हैं पैरा वाले बच्चों को देख कर के। तो कुछ टाइम के लिए मेरी मम्मी मेरे साथ जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे अकेला जाना-आना सिखा दिया। और आज इस मुकाम पे जो हूँ मैं, वो मेरे अम्मी-अब्बू जी की ही देन है। उन्होंने मुझे सेल्फ डिपेंड बनाया। वरना मेरे मेरे अंदर मैम इतनी हेजिटेशन थी कि कोई मेहमान अगर हमारे घर पे आ जाए, तो उसके सामने मैं बोल भी नहीं पाती थी। बिल्कुल सही बात है ज़ैनब, पता है माँ-बाप का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। आप अपने आप को एक उम्र आती है ना, जब हम अपने आप को बिल्कुल सही समझने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली शायद वही उम्र है जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो भी उसी उम्र से गुज़रे होते हैं। आज की डेट में अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो उसका बिल्कुल, सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपके माँ-बाप को जाता है। उस वक़्त भले ही आपको बिल्कुल, लगता होगा कि अरे यार! ये मुझे अकेले जाने को कह रहे हैं, लेकिन आपको उसके फल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाई दिए। अच्छा, मैंने सुना है कि बिल्कुल। दिल्ली, राजस्थान के सारे ही डॉक्टर्स को आपको दिखाया गया, सारे ही अस्पतालों में आपकी सर्जरीज़ हुई हैं। तो जी। ये कैसी सर्जरीज़ थी और कितनी बार हुई ये सर्जरीज़? मैम मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, पहली सर्जरी मेरी दिल्ली रोहिनी में हुई।
सेक्टर 2 में। तो वहां पे मेरे 2 ऑपरेट किए गए, उस वो सक्सेस नहीं हो पाए। उससे मेरी और ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मालिश वगैरह करना शुरू किया, जिससे मेरे पैर खुलते चले गए। फिर धीरे धीरे हमें पता चला, हमारा इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के वजह से हम राजस्थान नहीं जा पा रहे थे। तो किसी ने बताया कि आप राजस्थान अगर ले जाएँगे तो वहाँ से ठीक हो सकती है आपकी बेटी। फिर वो धीरे-धीरे ऐसा पीरियड गुज़र गया, पता ही नहीं चला, कभी मेरे 10th के पेपर, कभी 12th के, कभी ग्रेजुएशन। तो कभी इन सब उनमें जाया ही नहीं गया। फिर लॉकडाउन से 1 साल पहले मैं अपने आप हिम्मत करके गई। मेरी अम्मी ने बोला कि तू सब जगह चली जाती है, तू खुद जाके दिखा डॉक्टर को। मैं खुद अकेले डॉक्टर को दिखाने गई राजस्थान, उदयपुर नारायण सेवा में। वहाँ हम्म। मैम मैंने जाके मरीजों को देखा, सबसे बातचीत की, कम से कम वहाँ 1000 मरीज थे। जिनसे मैंने बात की, तो सबने वहाँ का रिज़ल्ट अच्छा ही बताया। मैं अपने आप वहाँ एडमिट हो गई, फिर मैंने अपने मम्मी-पापा को बाद में बुलाया, फ़ोन करके कि मेरा 3 दिन के बाद ऑपरेट होना है। फिर 5 ऑपरेट मैम मेरे वहाँ पे हुए, 1 साल मैं बेड रेस्ट पे रही। उसके बाद मुझे इतना हो गया कि मैं एक लेग मेरी बिल्कुल फिट हो गई। टू गुड, टू गुड। मतलब इतनी ब्रेव हार्ट हैं आप कि मतलब एक नॉर्मल लड़की भी जो आपके जैसे एक बैकग्राउंड से बिलोंग करती होगी, एक बार को हेजिटेट करेगी जाने जाने में कि अरे मैं कैसे जाऊं, लेकिन आपके मम्मी पापा को हैट्स ऑफ कहूंगी मैं कि उन्होंने इतना विश्वास आप में दिखाया। ये बहुत बड़ी बात जी, होती है, जब तक माँ बाप अपने बिल्कुल, बच्चों में विश्वास नहीं दिखाते, बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे मैं बिल्कुल जानना मैम। चाहूंगी कि आपका इमीडिएट गोल क्या है, मतलब आने वाले समय में अब आपके को क्या बड़ा हासिल करना है? मैम मेरे को आने वाले समय में 2025 में कॉमनवेल्थ होने वाला है। उसमें मेरा टारगेट है कि मैं गोल्ड लेके आऊँ। फिर 2026 में एशियन है, उसमें भी मेरा गोल गोल यही है कि उसमें भी मेरा गोल्ड आए। ऐसा ही अपने आप को प्रिपेयर करके चल रही हूँ। और 2028 का जो ओलंपिक है, वो मेरा सबसे बड़ा सपना है। उसमें ये है कि 100% मेरा गोल्ड आए। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। अच्छा, कोई ऐसे 5 स्पोर्ट्स टर्म बताइए, मतलब आपकी जो पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट है, उसमें कोई ऐसे 5 हमें टर्मिनोलॉजी बताइए जो हमें पता ना हो, और अगली बार जब हम आपको पावर लिफ्ट करते हुए देखें, तो हम समझ पाएँ कि अच्छा ये पॉइंट हो रहा है या ये रूल फॉलो हो रहा है। जी, इसमें मैम ये रूल्स होते हैं, एक तो खेलते टाइम आपकी बॉडी हिलनी नहीं चाहिए। दूसरा ये होता है, जब आप परफॉर्मेंस करने जा रहे होते हैं, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर उससे 1 सेकंड भी ऊपर होता है, तो भी आप फेल हो जाते हैं। अच्छा, डिस्क्वालीफाई और कर दिया जाता है। यस मैम। और तीसरा ये होता है, अगर हम बेंच पे लेट गए, उस टाइम हमने अपनी ग्रिप चेक नहीं की, थोड़ा-सा भी डिसबैलेंस, अगर हाथ में डिसबैलेंस इतना सा भी फ़र्क आता है, तो भी फाउल किया जाता है। ओके, ओके। अच्छा, वो लाइट्स कैसी होती हैं? मैंने एक बार देखा था पावर लिफ्टिंग, अभी रिसेंटली जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जेएलएन में, तो मैंने देखा था कि उसमें लाइट्स लगी होती हैं, तो वो लाइट्स किस लिए होती हैं? येलो, रेड, ग्रीन, वो क्या यस, इंडिकेट यस। करती हैं? वो मैम इसलिए होती हैं लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होती हैं वो आँखों पे दिक्कत करती हैं डायरेक्टली, अगर वो इसलिए उनको लगता है कि प्लेयर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। साउंड वगैरह अच्छा, भी ये इंटरनेशनल में तो साउंड भी होता है, जिससे कि बच्चे का माइंड मतलब खेलते टाइम ऐसा आता है ना, माइंड में उल्टी-सीधी बातें आती हैं, नेगेटिविटी भी आती है। तो म्यूज़िक वगैरह का भी होता है, जिससे बिल्कुल माइंड फ्रेश रहे। ओके, नहीं मैं उन इंडिकेटर्स की बात कर रही हूँ जिसमें बजर बजता है, जब पावर लिफ्ट करते हैं तो बजर बज रहा था। हाँ जी मैम, वो माइंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए वो किया जाता है, ताकि बच्चे के तो माइंड में उससे ये ना क्या रहे कि हमको मेंटल इतने सारे कभी-कभी ये होता है, जब मैं फर्स्ट इंटरनेशनल खेलने गई थी, तो मेरे माइंड में ये था इतने सारे लोग देखेंगे, मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो अपनी तरफ माइंड आकर्षित करता है बच्चे का।
अच्छा, वो बजर भी जो बजता है वेट उठाने के बाद जो बजर बजता है वो किस लिए होता है कि कोशिश कामयाब नहीं हुई? उसमें जो होस्ट थे वो बोलते जा रहे थे कि इनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, जो लोग नहीं जी। कर पा रहे थे उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो इसलिए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है, ताकि बच्चे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फेल हो गए तो कि यहीं फ्लॉप कर दो, यहीं पे बंद कर दो, अब नहीं कर पाएँगे हम। तो ऐसा कुछ। हम्म। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जब आप बस में जाते थे तो इस तरीके की छीटाकशी आप पे होती थी, तानेबाजी आप पे लोग करते थे, पैरा पीपल यानी पैरा बच्चों को लेकर इस तरीके से जो आपने अभी मुझे एक स्टेटमेंट दिया, ऐसे लोगों के बारे में आपको क्या कहना है और आप किस तरीके का, किस प्रकार का सुधार चाहते हैं? मैम देखिए, लोगों ने तो बहुत कुछ बोला, उल्टी-सीधी बातें बहुत बोली, और मैंने सुनी भी अपने कानों से। लेकिन उनका भी मेरी कामयाबी में अहम रोल रहा है। अगर वो शायद ये बातें नहीं बोलते, मुझे काँटे की तरह नहीं लगती। उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे अंदर और जुनून बढ़ा कि इनको ऐसा करके दिखाना है कि यही लोग मुझको ये बोले कि हाँ भाई, कुछ है। बिल्कुल, आपने अपनी क्रिटिक्स को इतना पॉजिटिवली लिया है। वो एक हिंदी में कहावत है ना कि निंदक नियरे राखी या आंगन कुटी छवाए, यानी आपके निंदक से वही ज्यादा आपका भला चाहने वाला कोई नहीं होता है। मैं यही सोचती थी मैम, जब मेरे को कोई उल्टी-सीधी बातें बोलता था। कभी-कभी मुझसे ये कहते थे कि तुमको सिलाई आती है, कि ज़रूरी थोड़ी ना है धक्के खाना, तुमसे चलना भी नहीं आता ठीक से और मुसीबतें भरती हो। तो मैं उनकी बातें हँस के बस यूँ ही सुन के निकल जाती थी कि मैं ऐसा टाइम ज़रूर लेके आऊँगी कि तुम ही बोलोगे कि बहुत अच्छा किया है। और इसी को कहते हैं आत्मविश्वास, जो आप में कूट कूट के भरा है। मैं चाहूंगी कि आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को अपने दिल की बात बता के जाएं। मैम मेरे तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि किसी को देख के उसको वो नहीं करना चाहिए, कोई क्या है क्या नहीं। आज आज का दौर ऐसा है मैम, आप किसी को देख के ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। आपको नहीं मालूम वो कहाँ तक जा सकता है। कभी भी किसी के बारे में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और कोई कितना नेगेटिव सोचता है हमारे बारे में, नहीं सोचता, सिर्फ हमें अपने ऊपर रखना होता है। हम अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाएँ, किसी की बातों पे ना जाएँ, कोई क्या बोलता है क्या नहीं, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई, ये कि आपके फेवरेट पावर लिफ्टर्स कौन है? इंटरनेशनल, नेशनल, कोई नाम लेना चाहेंगी आप? मैम अशोक मलिक हरियाणा से हैं। मतलब उनके नेचर की मैं बात करूँ, तो हमारी पावर लिफ्टिंग टीम में उनसे अच्छा बंदा मैं किसी को नहीं मानती। बहुत अच्छे हैं, सीनियर हैं और जूनियर से ऐसे मिल के रहते हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह। कभी उनके अंदर मैंने ये नहीं देखा कि वो सीनियर है तो हमसे बोले कि भई मेरी रिस्पेक्ट करो, ये सब। होता है कुछ-कुछ सीनियर में कि वो अपने आप को ज़्यादा ओवर दिखाते हैं। तो उनके अंदर वो चीज़ मैंने नहीं देखी, और दूसरी चीज़, कभी उनकी किसी के मुँह से मैंने बुराई नहीं देखी। और एक मनप्रीत मैम है लेडीज़ में हमारी पावर लिफ्टिंग टीम में ही। मनप्रीत मैम भी बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी पावर लिफ्टर हैं, उनसे भी प्रेरणा मिलती है हमको। अपने कोच के बारे में आपने नहीं बताया। मैंने सुना है ये एशियन पैरा गेम्स के दौरान आपको तनवीर लुगानी जी ने ट्रेन किया था, तो कुछ बताना मैम चाहेंगी? पहले से क्या था कि जेपी सर के अंडर में हम ट्रेनिंग करते हैं, तो एज़ ए फिजियो हम जे इनके तनवीर सर के यहाँ पे गए थे। तनवीर सर के यहाँ पे हमने 3 मंथ ट्रेनिंग की है। उससे अच्छा अच्छा। स्कोप रहा है। जी। और सबसे अहम रोल जो है मेरी कामयाबी में कोचेज़ का ही है। बिना कोचेज़ के बच्चा कुछ नहीं होता। जब तक पूरी टीम पीछे, एक बच्चे के पीछे एक नहीं, अनेक हाथ होते हैं मैम। एक एक से तो कुछ हो ही नहीं पाता। जी जी, कोचेज़ भी होते हैं, बिल्कुल। पूरी टीम होती है। हमारे जो ऑफिशियल्स हमारे साथ में जाते हैं, उन सभी का भी योगदान होता है।
बिल्कुल ज़ैनब। ज़ैनब ये बताओ कि आज तो ईद है, तो क्या बनाया है अपने घर में अपने पकवानों में? मैम बहुत सारी चीज़ें बनी हैं घर पे, गेस्ट भी आ रहे हैं तो बहुत सारी आइटम बने हुए हैं। मैंने तो आज कुछ बनाया आपने नहीं। कुछ बनाया? तो अच्छा, जी, आपने खीर कुछ भी बनाया? है। मैंने अच्छा। कुछ नहीं बनाया, छोटी बहनों ने बनाया है, पहले मैं बनाती थी। लेकिन अब कुछ टाइम से मेरी छोटी बहनें बनाती हैं, मैं दिल्ली चली गई थी ट्रेनिंग के लिए, तो तब से उन्होंने ही सँभाल लिया। कोई बात नहीं, आप बाकी सबको कोई और अगर ये पूछे ना कहना कि हाँ, मैं बनाऊँगी, नाम बड़ा। मैं बनाती थी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ज़ैनब, एंड वी विश यू लक, और आप आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें और प्रेरणा का स्रोत बनते रहें बाकियों के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। बाय।